नमस्कार दोस्तों, हम लोग आर्थिक विचारों के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने प्राचीन आर्थिक विचारों का इतिहास तथा मध्यकालीन आर्थिक विचारों के इतिहास के बारे में चर्चा की है, जिसके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसके आगे का इतिहास देख लेते हैं, यानी कि जिस इतिहास को बड़िकवाद के नाम से जानते हैं। बड़िकवाद यानी कि ये मर्केनेटिज्म, ये एक काल था जिसे बड़िकवाद के नाम से जानते हैं और ये काल 16वीं व 17वीं शताब्दी में हुआ, यानी कि ये 1500 के बाद और 1600 के अंत तक चला, यानी कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ 1700 के आने तक और 1600 के अंत तक ये चला। 1700 तक हम इसे मान सकते हैं। तो इस काल में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल सकता है कि ये कहीं कहीं पर ये 1500 कुछ साल और ये 1600 के बाद कुछ साल का होगा, लेकिन ये निश्चित है कि ये 16वीं 17वीं शताब्दी में पाया जाता था। तो दोस्तों, ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये विचार हमारी इस पृथ्वी पर पाए जाते थे, लेकिन ये पृथ्वी पर कहाँ पाए जाते थे, उन विचारों का यानी बड़िकवाद विचारों का क्षेत्र क्या था, ये विचार कहाँ पनपे। ये विचार जो थे हमारे यूरोपीय देशों में पनपे, यानी कि ये यूरोपीय विचार हैं। इनमें मूलतः ये विचार जो हैं वो फ्रांस में आए, यानी कि ये विचार फ्रांस तथा इसके आसपास के देशों में यानी जर्मनी और इंग्लैंड के देशों में ये विचार वहाँ पर ये विचार पनपे। तो इन विचारों का यानी बड़िकवाद विचारों का क्या महत्व था, यानी कि ये विचार क्या थे, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये विचार व्यापार की तरफ अग्रसर करते थे। यानी कि मध्यकाल तक जो था वो कृषि को बहुत ही महत्व दिया जाता था। अब यहाँ पर कृषि को महत्व ना देकर व्यापार को महत्व दिया गया और व्यापार को इतना महत्व दिया गया कि बड़िकवादियों ने व्यापार को बहुत अधिक महत्व दिया। लेकिन ये व्यापार को महत्व क्यों दिया गया, इसके पीछे का भी कारण ये था कि बड़िकवादी अपने आप को बहुत ही अधिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाना चाहते थे, यानी कि ये बहुत अधिक पैसा पैदा करना चाहते थे। इनके पास बहुत ही धन की लालसा थी, ये बहुत ही धन इकट्ठा करना चाहते थे और ये धन को इकट्ठा करने के लिए ये स्वर्ण युग यानी कि ये स्वर्ण को अपने पास इकट्ठा करना चाहते थे। और सोना ये बहुत अधिक इकट्ठा करने के लिए इन लोगों के पास केवल दो ही रास्ते थे, या तो हमारे देश के अंदर कोई सोने की खान मिल जाए, यानी कि किसी खान से सोना मिल जाए। अब यदि खान नहीं है तो वो व्यापार से ही सोना प्राप्त करा जा सकता है, यानी कि वो व्यापार द्वारा या यह बड़िक जैसे व्यापार ही कहते हैं, इस व्यापार के द्वारा ही देश में सोने को लाया जा सकता है। यानी कि और ये व्यापार भी विदेशी व्यापार होता है, यानी कि जब हम विदेशों से व्यापार करेंगे, विदेशों को कोई वस्तु भेजेंगे तो वहाँ से हमें जो मुद्रा मिलेगी वो स्वर्ण के रूप में मिलेगी। तो हमारे देश में सोना होगा और वो सोना जितना ज़्यादा जिस देश के पास होगा वो देश उतना ही ज़्यादा संपन्न और उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। तो दोस्तों, इसके अन्य दूसरे नाम भी हैं, यानी कि इसे स्वर्णवाद भी कहते हैं, स्वर्णवाद के नाम से जानते हैं। और ये कार्ल वर्ट एक वित्त मंत्री थे, कार्ल वर्ट। तो इस नाम से इन्हें कार्ल वर्ट वाद के नाम से भी हम इसे जानते हैं, यानी कि ये बड़िकवाद का युग कार्ल वर्ट वाद और स्वर्णवाद तथा बहुमूल्य धातुवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ये तो अन्य उपनाम हैं,
तथा बणिकवाद के विचार कौन थे, यानी बणिकवाद के विचारक जो हैं, ये विचारक है, बणिकवाद के विचारक कौन थे? ये तो बणिकवाद के विचारक कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, यानी कि बणिकवाद के जो विचारक थे उन्हें हम अर्थशास्त्री नहीं कह सकते, क्योंकि इसके जितने भी विचारक थे वो व्यापारी थे, या के वो जो राजकुमार वहाँ के होते थे वो थे, या के कारीगर, या के खोजकर्ता नाविक जो थे वो थे। इस तरीके के लोग इसके विचारक थे, और इस विचार को लाने के लिए ये लोग जो है वो अपना काम किए हैं, लेकिन इनको अर्थशास्त्री नहीं माना जाता है, ये कोई अर्थशास्त्री नहीं थे। अगला है कि बणिकवाद को जन्म देने वाले कारक क्या थे? तो बणिकवाद को जन्म देने वाले कारक के बारे में हम जानने से पहले एक बणिकवाद का नारा था उसे भी जान लेते हैं। तो बणिकवाद का नारा था कि बणिकवाद का जो नारा था वो था अधिक स्वर्ण के रूप में, अधिक स्वर्ण के रूप में अधिक धन प्राप्त करो, अधिक धन प्राप्त करो तथा अधिक शक्तिशाली बनो, और अधिक शक्तिशाली बनो। यानी ये जो था वो बणिकवाद का नारा था कि बणिकवाद कहते थे बहुत अधिक धन इकट्ठा करो और इस धन इकट्ठा करके बहुत अधिक शक्तिशाली बनो, क्योंकि उस समय जो यूरोपीय देश थे उन देशों में आपस में जो था वो एक गृह युद्ध होता रहता था। उस गृह युद्ध के लिए ये जरूरी था कि आदमी के पास जितना ही अधिक धन होगा वो उतना ही शक्तिशाली होगा और उस युद्ध में उतना ही डटकर मुकाबला कर सकता है और वो उस युद्ध को जीत सकता है। ये धन ही नहीं होगा तो वो कैसे जीत सकता है। तो कीन्स नामक जो आधुनिक एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने भी अपनी पुस्तक जो थी इन्होंने जनरल थ्योरी लिखी थी, और उस जनरल थ्योरी के अध्याय 23 यानी कि कीन्स ने, वैज्ञानिक जो आधुनिक काल के वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं कीन्स, तो इन कीन्स ने अपनी थ्योरी जनरल थ्योरी में, जो जनरल थ्योरी इनकी पुस्तक थी उसके अध्याय 23 में बणिकवादियों की जो थी प्रशंसा की थी। यानी कि बणिकवादी विचारक वो विचारक थे जिनके विचार संगठित ना होकर असंगठित थे, यानी कि इन्होंने अपने विचारों को किसी संगठित रूप में प्रकाशित ना करके आर्थिक विचार नहीं बना पाए, ना ही ये कोई संप्रदाय या कोई स्कूल का निर्माण कर सके। लेकिन ये चूँकि व्यापारी, राजकुमार और कारीगर थे, इसलिए इन्होंने केवल डायरेक्टली इनका ये उद्देश्य था कि हम कैसे ना कैसे करके हम अपने देश में बहुत अधिक धन इकट्ठा करें। तो ये धन इकट्ठा करने की जो परंपरा थी, जिसे बणिकवाद के नाम से जानते हैं, ये परंपरा क्यों उत्पन्न हुई, इसके पीछे के कुछ कारण हैं। वो कारण मध्यकाल में ही छिपे हुए हैं। तो मध्यकाल में जैसे कि हमने पढ़ा है कि वहाँ पर जो थी कि धार्मिक भावनाएं जो थी वो कमज़ोर होने लगी थीं, यानी धर्म का जो वर्चस्व था, जो चर्च का महत्व था, चर्च की जो राजनीति थी, यानी चर्च पूरा राज्य करना चाहता था और धर्म की जो राजनीति होती थी वो राजनीति कम होने लगी है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारे देश भारत में आज भी धर्म की राजनीति होती है, जो कि 1700 से पूर्व यूरोप में थी, वो हम लोग आज कर रहे हैं। यानी कि हम कितना 300 साल पुरानी बातें जो हैं वो आज हमारे देश में अप्लाई की जा रही हैं, जिनसे क्या होगा, जो 300 साल पहले हुआ वही होगा। लेकिन हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें तो ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करके अपनी सोच को एक ऐसा विकसित करना है जिससे कि हम अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए फायदामंद साबित हो सकें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें प्राचीन
जो अर्थशास्त्री हैं या जो भी प्राचीन विचारक हैं, जिनने जो काम किया है उससे हमें सीख लेनी चाहिए और हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो 300 साल पहले गलती हो गई हैं। अब हम आगे देखते हैं कि बड़िकवाद को जन्म देने वाले कारक कौन से हैं। तो इन कारकों के बारे में हम देखते हैं कि कुछ आर्थिक कारक थे और कुछ सामाजिक कारक थे और कुछ राजनीतिक कारक थे। तो हम उन कारकों को इनमें दो ही भागों में हम देख लेते हैं। तो आर्थिक कारकों में सबसे पहला यह था कि उस समय जो था वो वस्तु विनिमय पहले प्रचलित था, लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते जो था वो मुद्रा का चलन हो गया। यानी कि मुद्रा का चलन होने लगा और सिक्कों का मानक ढलाई होना शुरू हो गई। तो इस व्यवस्था से जो क्रय शक्ति का एक निश्चित मापन हुआ और उस मापन से व्यापार का जो था वो क्षेत्र बढ़ा और उस क्षेत्र बढ़ने से ही ये बड़िकवाद का उदय हुआ। दूसरा था कि राष्ट्रीयता की भावना। यूरोपीय देशों में इससे पहले सामंतवाद था। उस सामंतवाद में छोटे छोटे राजा होते थे और वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते थे और अपने अपने क्षेत्र में मजदूरों को लगाकर और बहुत अधिक धन उत्पन्न करने की कोशिश करते थे और वो सामंत आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते इन्होंने क्या किया कि ये लोग एक हो गए, यानी इन्होंने एक होकर एक राष्ट्र का निर्माण किया। सामंत प्रथा का अंत हो गया और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो गई, जिससे कि अपने राष्ट्र को धनवान बनाने और शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने व्यापार करके धन को एकत्रित करना शुरू कर दिया। अगला था उत्पादन वृद्धि यंत्रों की खोज। यानी यह वही दौर था जबकि इन लोगों ने यानी मनुष्य ने उत्पादन को वृद्धि करने के लिए छोटी मोटी फैक्ट्रियों को डालना शुरू कर दिया था। यूरोपीय देश में वस्त्र की फैक्ट्री लगना शुरू हो गई थी और भी कई तरीके के उत्पादन करने के लिए फैक्ट्रियों का जो था वो प्रारंभ हो गया था। इसलिए यहाँ पर उत्पादन वृद्धि हुई और जब उत्पादन वृद्धि हुई तो उसे बेचने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ा और दूसरे देशों में जब अपना उत्पादन बेचते थे तो वहाँ से स्वर्ण लेते थे और उसी से ये व्यापारवाद यानी कि स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ। अगला है कृषि आश्रितता में कमी। यानी ये वो दौर था, इससे पहले 90% लोग कृषि पर आश्रित थे और शेष 10% लोग जो थे वही लोग समाज में व्यापारी, कारीगर और पादरी ऐसे लोग होते थे और ये 10% लोग समाज पे अपना पूर्णतया कब्जा रखते थे। बाकी लोग सब इन्हीं के मातहत काम करते थे, यानी कि या तो इनके नौकर होते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि कृषि में आश्रितता कम हुई तो ज़्यादातर लोग किसी से अलग हुए, उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया और रोजी रोटी कमाने के लिए व्यापार करना शुरू हुआ। अगला है जनसंख्या वृद्धि व बाजार वृद्धि। यानी कि एक जनसंख्या वृद्धि हुई और जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ी। जब वस्तुओं की मांग बढ़ी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ा और जब उत्पादन बढ़ा तो उस उत्पादन के लिए श्रम भी मिल गया और जब श्रम मिला तो उत्पादन और बढ़ा, तो ज़्यादा उत्पादन हो गया तो उसे विदेशों में बेचना पड़ा और विदेशों में बेचकर ये लोग धन अपने देश में लाना शुरू कर दिए। अगला है कि श्रम विभाजन। इस युग में श्रम विभाजन भी हो गया। यानी कि इस युग तक आते आते मनुष्य ने ये सीख लिया, यूरोपीय वासियों ने ये सीख लिया कि यदि हम एक काम करते हैं तो हमें ज़्यादा आमदनी होती है और हम अपना उत्पादन सस्ते में करते रहेंगे और जब उत्पादन सस्ते में होगा तो हम अपने उत्पादन को सस्ते में बेच भी सकते हैं। जब बेच लेंगे तो प्रतियोगिता की जो थी वो भावना उत्पन्न होगी, जिससे हम प्रतियोगिता में दूसरे लोगों से जीत लेंगे। तो यहाँ पर ये आर्थिक जो है वो प्रतियोगिता भी एक आई, यानी कि ये प्रतियोगिता भी एक कारण था जिसकी वजह से इन लोगों ने व्यापार में सफलता प्राप्त की और उस व्यापार की वजह से ही इसे बड़िकवाद यानी कि व्यापारवाद के नाम से जानते हैं। अगले हमारे कारक हैं सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में है पुनर्जागरण। यानी समाज में पुनर्जागरण आया और पुनर्जागरण वह है कि इस युग में लोगों ने सोच में बदलाव हुआ और ये लोग तर्क शक्ति की तरफ बढ़े और अभी तक जो धार्मिक भावना यानी कि धार्मिक गुलामी थी, जो कि ईसाई धर्म के जो
पादरी होते थे, चर्च होते थे, उस चर्च की जो सत्ता थी, उस सत्ता के खिलाफ पुनर्जागरण की एक लहर जारी हुई और ये लोग ज्ञान की खोज में इन निकले और इन्होंने कई और तरीके निकाल लिए जिससे ये ज्ञान को खोज सकते थे और ज्ञान का ये उपयोग करके समाज में आर्थिक आज़ादी पाने की एक होड़ लग गई, जिससे भी ये व्यापारवाद का उदय हुआ। अगला है मानव सेवा। इससे पहले जो था कि वो मध्यकाल में भी गुलामी की प्रथा थी, लेकिन चूँकि इस काल में आते-आते ईसाई धर्म तथा मुस्लिम धर्म बढ़े और इन दोनों धर्मों ने ये जाना कि गुलामी करना पाप है, यानी कोई आदमी किसी आदमी को गुलाम ना बनाए, ये धर्म की बात थी। तो इसलिए इन्होंने मानव सेवा का महत्व दिया, ये मनुष्य की सेवा करना चाहते थे। अगला है कि जनसंख्या वृद्धि। तो इस युग तक आते-आते यूरोपीय देशों तथा विश्व की जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई और इस वृद्धि के वजह से मांग बढ़ी और जब मांग बढ़ी तो उत्पादन बढ़ा तो व्यापार बढ़ा। अगला है साहित्य का विकास और इस युग में साहित्य का विकास हुआ, यानी कि मुस्लिम धर्म तथा यूरोपीय देशों में ईसाई धर्म तथा अरब देशों में मुस्लिम धर्म, इन दोनों धर्मों का जब मिलन हुआ तो इन दोनों धर्मों की पुस्तकों का एक दूसरी भाषा में जो था वो अनुवाद हुआ और इन्होंने एक दूसरे का ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान से नए नए साहित्यों का उदय हुआ और साहित्य को पढ़कर मनुष्य ने सोचने की शक्ति जो थी वो बदल गई और यहाँ पर इससे व्यापार का और भी बढ़ा। धार्मिक क्षेत्र में ये परिवर्तन हुआ कि प्रोटेस्टेंट धर्म और रोमन कैथोलिक धर्म चर्च, ये दो तरीके के जो चर्च थे उन चर्चों में बंटवारा हो गया और नया एक प्रोटेस्ट जो चर्च है उसका उदय हुआ। तो उस वजह से भी इनके सोचने की शक्ति बदली और इससे इन्होंने जो था वो व्यापारवाद का उदय हुआ। अगला है सभ्यताओं का मिलन, यानी कि कई सभ्यताओं का मिलन हुआ और इसी दौर में जो कुस्तुनतुनिया यानी ये तुर्की जो था, यहाँ पर के क्षेत्र में मुस्लिमों का जो कब्जा हो गया और इनके सभ्यताओं का आपस में मिलन हुआ और कुछ युद्ध भी हुए, तो वो रास्ता जब जो थी वो बंद हो गई। इसलिए इन लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में आने के लिए सागर की रास्ता को अपनाना शुरू किया और यही वही दौर था जिसमें ये सागर से होते हुए विश्व के जो कई देशों का, जैसे अमेरिका, अफ्रीका और भारत के देशों का यूरोपीय लोगों ने खोज निकाला और ये व्यापार के दौर में इन्होंने सागरीय जो जलमार्ग था उसे खोज लिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे बड़िकवाद से संबंधित कुछ चर्चाएं और बड़िकवाद का हमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन बड़िकवाद की विशेषताएं क्या थीं और इनमें कौन कौन से महान विचारक हुए हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। तो हमारे अगले वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये चर्चा आपको कैसे लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।